गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सीसैट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में सर्कल वृत्त को पढ़ा था, समझा था। आज मैं आप लोगों को 3D ज्योमेट्री दैट इज़ मेंसुरेशन उसके बारे में डिस्कस करने चल रहा हूँ। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे घनाभ दैट इज क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। हम लोग पढ़ेंगे बेलन दैट इज सिलेंडर। फिर हम लोग पढ़ेंगे शंकु दैट इज कोन। इसमें मेनली हम लोग लंब वृत्तीय शंकु को समझेंगे, पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे गोला, अर्धगोला, गोला, अर्धगोला दैट इज स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। साथ ही साथ हम लोग प्रिज्म एंड पिरामिड्स को भी देखेंगे, ठीक है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए होंगे तो फ्रस्टम दैट इज छिन्नक को भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं 3D ज्योमेट्री की, तो इसका मतलब होता है इसमें 3 विमाएं होंगी, 3 विमाएं, 3 डायमेंशंस, 3 विमाएं होंगी। अभी तक हम लोग जो चतुर्भुज या त्रिभुज पढ़ रहे थे उसमें 2 विमाएं होती थी, ठीक है। 2 विमाएं होने का मतलब यह है कि आप उसको किसी भी एक प्लेन पेपर पर, प्लेन वाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड ये हमारा जो एक प्लेन है, एक जो प्लेन होता है वो 2D ज्योमेट्री होती है। मतलब उसमें आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 तरीके की एक्सिस को समझ सकते हो। लेकिन जो हमारी 3D ज्योमेट्री होती है, जो जैसा कि इन सभी को आप लोग देख लेते हो, ये आपकी 3 विमाएं रखती हैं अपने पास। मतलब ये त्रिविमीय होती हैं, मतलब तीनों डायरेक्शन में या 3 विमाएं इनकी होती है। जैसे आप समझो आपका जो ये रूम है, जो रूम होता है, इसमें 3 विमाएं होती है, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिविमीय आकार को हम लोग समझने चल रहे हैं। मेनली हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग इनके वॉल्यूम दैट इज आयतन, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, इन सबको पढ़ेंगे और कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इस पर बेस्ड आपके सीसेट पोर्शन में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। देखिए, कर्व सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट सिर्फ वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पर आपका जो बॉडी है वो कर्व बॉडी है, जैसे बेलन, सिलेंडर, ये आपकी कर्व बॉडी है। लेकिन जहाँ पर स्ट्रेट लाइन मतलब प्लेन से बनी हुई बॉडी होंगी, वहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। वहाँ टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम से हमारा काम चल जाएगा। एक एक करके हम लोग सबको पढ़ते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। हम लोग घनाभ को चलो पढ़ते हैं और समझते हैं घनाभ के बारे में। देखिए, जो क्यूब होता है, जो घन होता है, आप लोगों को पता चल गया कि ये त्रिविमीय आकार का होता है। और इसको बना के देखते हैं कि इसका आयतन और इसमें विकर्ण होता है तो विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, सारी बातों को समझते हैं। सपोज करिए यह एक घन है, दिस इज अ क्यूब, यह एक क्यूब है। एक क्यूब या घन को समझिए, इसकी जो भुजाएं होती है ना, इसको कोर कहते हैं। देखिए इस तरीके से अगर आप इसको हम पॉइंट दे दें तो A B C D E F G एंड H, ठीक है। तो ये जो A B B C C D और D E E F के बाद F G और G H, ये सब जो हैं, ठीक है, ये कोर, इनको कहते हैं हम लोग कोर। तो एक घन में 8 कोर होते हैं, कुल 8 कोर होते हैं। ये जो भुजाएं आप देख रहे हो,
8 कोर होते हैं, ठीक है, 8 कोर होते हैं। एक कोर पर, कोई भी एक कोर, जैसे ये कोर हो, एक कोर है ये, एक कोर पर आपके 2 कॉमन फेसेस होते हैं, 2 प्लेन होते हैं, 2 कॉमन फेसेस होते हैं, उनको फलक कहते हैं, फलक कहते हैं। और टोटल इसमें 6 फलक होते हैं। देखिए एक फलक आपका ABEF ये वाला है, एक ठीक इसके पीछे GHCD ये फलक है, इस तरीके से एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, ठीक है। तो टोटल 6 फलक होते हैं। फिर शीर्ष की बात करें, शीर्ष, ठीक है, वर्टेक्स, ये सॉरी इसमें ये एक गड़बड़ हो गया, आपके कोर 12 होते हैं, शीर्ष आपके 8 होते हैं। देखो कोर क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 कोर है, ठीक है। और शीर्ष क्या होते हैं, जो ये ABCD नाम दिया था हमने, ABCDEFGH के नंबरिंग आपको अल्फ़ाबेटिकल 8 पोजीशन पे आती है, तो आप ऐसे भी समझ रहे हो कि कुल कितने शीर्ष हो गए, 8। तो वर्टेक्स 8 होते हैं, फेसेस इसमें 6 होती है, कोर कितने होते हैं, 12। तो ये क्यूब के बारे में हो गई। अब क्यूब की जो कोर होती है ना, एवरी कोर जो होती है, जो सभी प्रत्येक कोर होती हैं, वो इक्वल साइज की होती हैं, सबकी साइज सेम होती है। तो ये A है तो ये भी A सब के सब A होती है, ठीक है। तो क्यूब का जो एरिया, क्यूब का जो वॉल्यूम हम लोग को समझना है। कोई क्यूब है, उसका वॉल्यूम मतलब घन का आयतन कितना होता है, ये हम लोग देखने चलते हैं। तो उससे पहले समझिए, कोई भी 3D ज्योमेट्री हो, उसका जो आयतन होता है ना, आयतन जो होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो कोई सा भी आपका 3D ज्योमेट्री हो, उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। देखो जो ये क्यूब है, जो आपका घन है, देखिए घन बनता कैसे है, घन बेसिकली वर्ग से बनता है। घर बेसिकली कैसे बनता है, वर्ग से। जैसे मान लो इस तरीके से कोई आपका वर्ग है, अब इसके ऊपर आप ना वर्ग के ऊपर एकदम शीट दर शीट ऐसे उसी को वर्ग को ऐसे रखते जाओ या चिपकाते जाओ, तो अगर इक्वल आपकी जितना वर्ग की आपकी साइज है, उतनी साइज हाइट में आप उसको चिपका के ऊपर उठाते जाओ, तो वो जो आकार बनेगा, जो साइज बनेगा, जो शेप बनेगा, वही शेप आपका क्या कहलाता है, घन, जिसे क्यूब कहते हो। तो देखिए घन का जो ये आप देखो, तो ये घन का आधार है, ये घन का आधार है। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हुआ, देखो ये आपका एक वर्ग है, वर्ग से बनता है, तो A² आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई भी, इसकी हाइट भी कितनी होगी, A ही होगी। तो टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा A³, ठीक है। तो भुजा के घाते 3, तो ये घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, A³ भुजा के घाते 3। घन का आयतन कितना हो गया, भुजा के घाते 3, ये घन का आयतन हो गया। अब अगर हम लोग बात करें घन के संपूर्ण पृष्ठ की, घन का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ये देखें आप कितने कुल फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। एक फलक अर्थात चाहे ये बेस ले लो, चाहे ये वाला फलक ले लो, तो देखो हर फलक इसके कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं। तो एक वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर A²। तो टोटल फलक कितने होते हैं, 6, तो 6A², ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 6A², ये घन का हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें घन का विकर्ण, डायगोनल ऑफ अ क्यूब। देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो आपका ये जो 3D ज्योमेट्री घन है, इसमें 2 प्रकार के आपके विकर्ण हो सकते हैं। एक तो फलक पे, जैसे इस फलक पे देखिए, आप इस फेस पर देखिए, एक विकर्ण मैं ऐसे खींच सकता हूँ और एक विकर्ण ये ऐसे खींच सकता हूँ। दोनों विकर्ण इक्वल होंगे, क्योंकि भाई ये तो आपका एक वर्ग ही है ना, और वर्ग का विकर्ण कितना होता है, A√2, ठीक है। तो घन के किसी फलक का जो विकर्ण होता है वो A√2 होता है, लेकिन जो घन का विकर्ण होता है, वह घन का जो विकर्ण होता है वो सबसे लंबा इसमें विकर्ण होता है। ये 2 कोनों को मिलाने से मिलता है, 2 विपरीत कोनों को मिलाने से बनता है, 2 विपरीत कोनों को मिलाने से बनता है। तो अगर कोने A को, मतलब शीर्ष A को शीर्ष D से मिलाओगे, इस तरीके से, तो ये जो आपका घन का विकर्ण बनेगा, इसकी वैल्यू होती है A√3। इसको आप लोग इजीली प्रूव भी कर सकते हो। देखो कैसे प्रूव कर सकते हो, आप अगर चाहो तो इसको देखो ऐसे प्रूव कर सकते हो। देखो ये वाला जो आपका डायगोनल होगा, ये होगा A√2, ये साइड कितनी है, A है, ठीक है। ये साइड और ये डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली
है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये a रूट 2, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a रूट 3। ठीक है, तो जो घन का विकर्ण होता है वो होता है a रूट 3। देखिए इसको मैंने क्यों बताया, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक घनाकार घर है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है या 6 मीटर है, आप बताओ कि उसमें जो सबसे लंबी सरिया या छड़ या कोई एक लकड़ी का मतलब आपका छड़ कह लीजिए रखा जा रहा है, तो उस छड़ की जो सबसे अधिक लंबाई हो, सबसे लंबी कितनी लंबी की मतलब सबसे अधिक लंबाई की रखी जाने वाली छड़ की लंबाई आपको पूछी जाए, कितनी लंबाई की छड़, अधिक से अधिक लंबाई की छड़ उस पर रखी जा सकती है, तो घन के विकर्ण के बराबर ही इस कोने ऐसे इस तरीके से आप जो रखोगे छड़, वही सबसे लंबी छड़ रख पाओगे और वहाँ से आपको घन का विकर्ण निकालना पड़ेगा a रूट 3। तो उस क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अब हम लोग बात करें क्यूबॉइड पे, क्यूबॉइड के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग क्यूबॉइड के बारे में। क्यूब हो गया, क्यूब के बेसिक फॉर्मूले को हम लोग समझ लिए, अब क्यूबॉइड के बारे में देखते हैं, क्यूबॉइड को समझते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड को समझते हैं, घनाभ को एक एक करके। पहले सभी जो भी ज्योमेट्री हमने नाम लिखे थे सबको पहले हम लोग समझते हैं कि उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, घनाभ की चर्चा करते हैं, क्यूबॉइड, घनाभ, क्यूबॉइड की चर्चा करते हैं। देखिए घनाभ और घन में अंतर क्या है, घन की जो सारी कोर होती है सब इक्वल साइज की होती है, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता, घनाभ में आपकी अलग अलग होती है। तो घनाभ जो बनता है ये आयत से बनता है। घनाभ किससे बनता है? आयत से। घन किससे बना था? वर्ग से। और घनाभ किससे बना? आयत से। घनाभ आयत से और घन वर्ग से बना था। ठीक है, ये आयत है मान लीजिए। ठीक है, और इससे देखिए ये जो बनेगा माचिस की डिब्बी जैसी, वो आपका घनाभ होगा। मान लीजिए ये इसकी लेंथ है l, इस घनाभ की, ये इसकी ब्रेड्थ चौड़ाई इस तरीके से मान लीजिए, ये b है, और ये इसकी हाइट है इस तरीके से मान लीजिए h। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाम दे देते हैं इसका भी, a b c d e f g h, कुछ भी नाम दे दो। ठीक, तो ये आपका एक घनाभ है। देखो घनाभ बनता है एक आयत से, कई सारे आयत आप इसके चिपकाते चले जाओ तो आपका आयताकार, जैसे ये देखो ये डस्टर, ये क्या है? घनाभ का आकार है। इसमें आप देखो फलक ये तो को एक फलक, ये एक इसके ठीक पीछे 2, एक ऊपर एक नीचे, 2 2 4, एक इस साइड एक इसके पीछे, ठीक 6, ये 6 हो गए। ऐसे कोर गिनोगे तो इसमें 12, और इसमें जो शीर्ष वर्टेक्स गिनोगे तो देखो 4 इधर और 4 पीछे 8। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका घनाभ है। तो घनाभ का अगर आयतन देखा जाए, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन एरिया देखा जाए, तो आयतन आप किसी भी 3D ज्योमेट्री के लिए क्या कहते हो? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार देखो इसका क्या है? ABCD। इस आधार का क्षेत्रफल आप निकाल पाओगे? देखो ये एक ABCD एक आयत है जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। लंबाई L और चौड़ाई B है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L इंटू B इंटू ऊंचाई, गुणित ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है? h, तो LB इंटू h, तो LBH, यही हो जाता है आपके घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या हो जाता है? LBH, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अगर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बात करें, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ देखें, देखिए ये जो नीचे वाला फलक है ABCD, इसके ये सबसे नीचे वाला है, ये बॉटम है, इसका टॉप वाला जो है आपका ये वाला फलक, ये फलक, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। और एरिया होगा कितना? LB, और ऊपर वाले का भी LB, तो 2LB एरिया ये दे दिया, टॉप और बॉटम। ऐसे ही देखिए अगर इस वाले फलक को देखिए आप लोग, ठीक है, BCFG, इसका अगर एरिया देखिए तो B इंटू एच मतलब BH, मतलब BH। और इसके ठीक विपरीत ये जो साइड, ये आपका जो फलक है, ये जो आपका फेस है, इसका भी एरिया कितना होगा? BH ही होगा। ठीक है, तो BH कितना हो गया? 2BH। इन 4 फलक का एरिया निकाल लिया। अब देखिए फ्रंट और बैक, देखो ये आप देख रहे हो ABHG, ABGH या ABHG, ये देखिए इसका एरिया कितना होगा? लंबाई L और इसके हाइट H, ऐसे तो L इंटू H या HL। ठीक है, ये आपका फ्रंट है, इसके ठीक पीछे ये वाला जो फलक है इसका एरिया भी कितना होगा? HL ही होगा। तो 2 बार ये हो गया, तो ये 2HL।
तो इन सभी एरिया मतलब 2LB 2BH और 2HL को जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा जो आपका घनाभ है इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो दो सब में है तो कॉमन ले लो, तो 2LB + BH + HL ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। अब अगर बात करें घनाभ के विकर्ण की, घनाभ के विकर्ण की, तो ये देखिए ये आपका है घनाभ का विकर्ण, ठीक है। दो अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं ना एकदम ऑपोजिट कॉर्नर, उनको मिलाने से आपका विकर्ण बनता है और इस विकर्ण की जो लंबाई होगी घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण ये होगा √L² + B² + H²। ये घनाभ का विकर्ण होगा, ये आपका घनाभ का विकर्ण होगा। तो अभी हम लोग ने देखा घन और घनाभ, घन और घनाभ के बेसिक फार्मूलाज को, जो इसके बेसिक फार्मूला होते हैं, और साथ ही साथ इसमें हमने इसको समझा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेने से पहले बेलन को भी देख लेते हैं लगे हाथ, और शंकु को भी देखते हैं। बेलन और शंकु को भी देख लेते हैं, और बेलन और शंकु को पढ़ने के बाद तब हम लोग कुछ क्वेश्चन, अगर टाइम बचा रहा आज इस पार्ट में तो हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहले तो बेलन और शंकु देखते हैं हम लोग। आइए बेलन और शंकु को देखते हैं। चलिए देखते हैं बेलन को। तो सबसे पहले बेलन को देख लेते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर बेलन। आप इसमें पहले ये समझिए कि बेलन बनता कैसे है। देखिए बेलन बनता है आयत से। बेलन कैसे बनता है? आयत से। जैसे मान लीजिए ये शीट है, ये शीट किस शेप की है? एक रेक्टेंगल की शेप की है, मतलब आयत के शेप की है। अब अगर इसको मैं इस तरीके से मोड़ दूं, इस तरीके से मैं मोड़ दूं, तो देखिए इसको आप देख पा रहे हैं, ये आप एक बेलन का शेप ले लिया, एक सिलेंडर का शेप ले लिया, ठीक है। ये किसका शेप ले लिया? सिलेंडर का शेप ले लिया। वो बात अलग है कि ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, खोखला बेलन है, लेकिन सिलेंडर का शेप है, ठीक है। लेकिन बना किससे है? ये एक आयत से बना है, ठीक है। तो आयत को आप, आयत को चाहे उसकी लंबाई और चाहे उसकी चौड़ाई के परितः मोड़कर या घुमाकर उससे आप बेलन बना सकते हो। देखो होता क्या है, जैसे ये आयत है ना, आयत है, इसको चारों तरफ इस वाली भुजा के परितः इसको आप चारों तरफ घुमा दो, तो ये आपका एक ठोस बेलन बनेगा। क्या बनेगा? एक ठोस बेलन। रिवॉल्व करने से ठोस बेलन बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका देखिए इस तरीके से सिलेंडर बनता है रिवॉल्व करने से, ठीक है। अब देखिए आपको मैं इसके बारे में बेसिक चीज़ें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इस जो आयत है इसकी जो ये चौड़ाई है, मान लीजिए है 2πr। मैं देखो लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसकी चौड़ाई कितनी है? 2πr, ठीक है। इस जो आयत है इसकी चौड़ाई 2πr और इसकी लंबाई को हम लोग h मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया? h मान लिया, ठीक है। इसकी ये चौड़ाई 2πr और इसकी लंबाई h मान लिया। अब इसको हमने क्या किया? इस तरीके से घुमा के बेलन बना दिया, इस तरीके से घुमा के बेलन बना दिया। तो आप देख रहे हो जो ये नीचे का ये सरफेस है और ये ऊपर का जो टॉप एंड बॉटम होता है, ये जो शेप होता है ये एक वृत्त का शेप लेता है। किसका शेप लेता है? वृत्त का। तो ऊपर और नीचे के जो वृत्त हैं इसकी देखो परिधि, ये इसकी देखो आपकी, इसने अभी तो लंबाई थी लेकिन अब ये परिधि भी होगी तो ये 2πr ही तो होगी। तो परिधि कितनी है? 2πr। इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी? r रही होगी, तभी तो 2πr होगा। और इसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा? πr² रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी इस आयत की लंबाई हमने कितनी ली थी? h। तो ये इसकी पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसकी ये भी हो जाएगी h, ठीक है। ये तो आपकी दूरी r है, ये इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी। अच्छा, तो ये आधार है, तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? πr² h। तो अगर बेलन का आपको आयतन लिखना है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई? किसी भी 3D ज्योमेट्रिक हमने क्या कहा? आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है? πr² इंटू ऊंचाई कितनी है? h। तो ये हो गया πr² h, ठीक है। ये हो गया बेलन का वॉल्यूम, ये हो गया बेलन का वॉल्यूम, बेलन का आयतन, ठीक है। ये हो गया बेलन का आयतन, ठीक है। अच्छा, अब बेलन का, अगर बेलन का वक्र पृष्ठ देखें, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ देखें, बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। तो देखो कर्व सरफेस एरिया बेलन का क्या होता है? ऐसा भाग, किसी भी 3D ज्योमेट्री का ऐसा भाग जो आपका वक्राकार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं?
कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। देखिए ये जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ यही आपका वक्राकार भाग है, यही कर्व सरफेस एरिया होगा। इधर और इधर जो होगा ये तो ढक्कन लग जाएगा ना, ये आपका क्या है, ये प्लेन है, ये आपका वक्र नहीं, ये प्लेन है, तो इसका तो एरिया पाई आर स्क्वायर, इधर भी पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन वक्र क्या होगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन। और इस वाले पोर्शन का अगर एरिया निकालना है तो क्या आप इसी आयत का एरिया निकाल के नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। तो आयत में देखो लंबाई और चौड़ाई देख लो, लंबाई कितनी है 2 पाई आर, मतलब चौड़ाई 2 पाई आर इंटू लंबाई h, तो 2 पाई आर एच, यही तो हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। भाई इसी से तो बना है पूरा इस बेलन का वक्र पृष्ठ, इसी आयत से। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो गया 2 पाई आर एच। बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, ये आप देखो वक्र पृष्ठ तो इसमें जोड़ ही दिया हमने 2 पाई आर एच, और वक्र पृष्ठ के अलावा एक ऊपर ढक्कन पाई आर स्क्वायर और नीचे भी ढक्कन पाई आर स्क्वायर का, तो 2 बार पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा h और यहाँ पर क्या बचेगा r, तो 2 पाई आर प्लस h, यही होता है संपूर्ण पृष्ठ किसका, बेलन का। ये क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यही है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अब हम लोग शंकु, लंबवृत्तीय शंकु को देखेंगे। अब हम लोग लंबवृत्तीय शंकु को देखेंगे। देखिए मैं बेसिक फॉर्मूला समझा रहा हूँ और कैसे ये फॉर्मूला आते हैं इस पर भी चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे ये फॉर्मूला आपके आते हैं इस पर भी चर्चा कर रहा हूँ। यह बताना समझाना आप लोगों के लिए बेसिक क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट था। डायरेक्ट हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो बहुत सारी बेसिक बातों को वहाँ पर समझ नहीं पाते बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस बेसिक्स को समझा। अगर अब हम लोग शंकु को बात करें, जो बेसिकली हम लोग लंबवृत्तीय शंकु पढ़ने चल रहे हैं, लंबवृत्तीय शंकु कोण को पढ़ने चल रहे हैं। देखिए कोण क्या होता है और कोण बनता कैसे है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कोण बनता कैसे है ये मैं आपको दिखाता हूँ। कोण बनता कैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एक कोई समकोण त्रिभुज इस तरीके से ले लीजिए, ये समकोण त्रिभुज है, ये एंगल 90 डिग्री है, इस तरीके से आप समझ रहे हैं, इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। इस समकोण त्रिभुज को ना इस वाली भुजा, लंब वाली जो भुजा है, इसके परितः अगर आप घुमा दो चारों तरफ, इस तरीके से घुमा दो, तो इससे जो आकृति का निर्माण होता है वो होता है लंबवृत्तीय शंकु। तो इसको अब देखो, इसके परितः आप उसको घुमाओगे तो नीचे का आधार तो आपका क्या बन जाएगा, वृत्ताकार। नीचे का आधार आपका वृत्ताकार बन जाएगा और ये शंकु इस तरीके से घूम के एक इस तरीके का आकार देगा और इसी को कहते हैं लंबवृत्तीय शंकु। तो शंकु का जो पृष्ठ होता है ना, आधार पृष्ठ, आधार होता है वह वक्र का मतलब आपका वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, अर्थात ये तो त्रिज्या हुई r और ये होता है शंकु की ऊंचाई, शंकु की लंबवत ऊंचाई h। ठीक है, शंकु में एक बात देखो ये हो जाती है, जो ये समकोण त्रिभुज का कर्ण रहा होगा ये इसको कहते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, और इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो आप बेसिकली देख सकते हो कि ये आपका समकोण त्रिभुज था, तो जो ये आपका ये कर्ण होगा और तिर्यक ऊंचाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। अब अगर इसके आयतन की बात करें तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई अप्लाई करके नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि आपको मैं बता दूं आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई आप सिर्फ वहाँ लगा सकते हो जहाँ पर आकृति ऊपर से लेकर नीचे तक सममित हो। सममित होने का मतलब सिमेट्रिकल आपका, जैसे ये आप अगर बेलन इस तरीके से रहा होता, ठीक है, इस तरीके से बेलन रहा होता तो हम निकाल पाते, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक वैसे था, एकदम सेम था, उसमें आपकी कहीं भी मटेरियल में कमी या ज़्यादा नहीं होती। लेकिन नीचे देखो आपका ये वृत्त है, ये वृत्त है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाओगे ये वृत्त छोटा होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई वाला फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते आप लोग। इसके लिए आपका यहाँ पर जो होता है कि ये जो आपका स्लैंट हाइट है ये आपकी वेरी कर रही है, तो इस तरीके से नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए इंटीग्रेशन मेथड लगाना पड़ता है, हालांकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली इसका आयतन देखते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का जो आपका आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु के वक्र पृष्ठ की बात करूं तो ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर और एल। और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, तो देखो पाई आर एल ये तो वक्र पृष्ठ है, प्लस पाई आर स्क्वायर ये,
पाई आर स्क्वायर ये, तो यहाँ से अगर पाई आर कॉमन ले लोगे तो एल प्लस आर, तो पाई आर आर प्लस एल, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। ये शंकु का क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है। यही शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है। अब अगर हम लोग गोला और अर्धगोला की बात कर लें और उसके बाद कुछ क्वेश्चन ले तो बात बनेगी, ठीक है। तो पहले तो हम लोग गोला और अर्धगोला की बात करते हैं, उसके आयतन, उसके संपूर्ण पृष्ठ, उसके वक्र पृष्ठ को समझते हैं और फिर हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जितना आज हम लोग को टाइम मिल पाता है। चलिए, तो हम लोग गोला और अर्धगोला को देखें। अगर गोला एवं अर्धगोला, गोला एवं अर्धगोला, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, ठीक है, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। तो देखो गोला क्या होता है, गोला क्या होता है? अगर आप किसी वृत्त को ना, अगर किसी वृत्त को उसके किसी व्यास के परितः 360 डिग्री रोटेट करा दो तो उससे जो आकृति बनती है उसे गोला कहते हैं। देखो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आकृतियाँ बनती कैसी हैं। देखिए ये आपका एक वृत्त है, अब इसको मान लो यहाँ पर एक व्यास है, यहाँ से यहाँ ये देखो ये मिला रहा व्यास, तो इस व्यास के परितः इसको आप ना ऐसे रोटेट कर दो, 360 रोटेट कर दो। अब इससे जो ज्योमेट्री बनेगी, जो इससे सॉलिड ज्योमेट्री बनेगी, दैट विल बी नोन एज स्फेयर, उसे हम लोग ठोस गोला कहेंगे। वो गोला बन रहा है, ठीक है। तो गोला कैसे बन रहा है, किस आकृति से, ये हमने बता दिया, ठीक है। गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन, आयतन वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ जो गोलर का होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी गोले में अगर इसी गोले को आधे से देखा जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं अर्धगोला। ये अर्धगोला है, ठीक है, विथ रेडियस आर। अब इस अर्धगोले का जो आयतन होगा, अर्धगोले का जो आयतन होगा ये पूरे गोले के आयतन का आधा होगा, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। बट यहाँ पर देखिए, अब संपूर्ण जो गोला था, पूरा का पूरा गोला था, इसमें कोई आपका प्लेन सरफेस नहीं था, इसमें कोई प्लेन नहीं था, पूरा का पूरा वक्र पृष्ठ ही था, इसलिए इसको संपूर्ण पृष्ठ से ही इसको देख लिया गया। लेकिन अगर गोला जो है आपका, अगर जो गोला है ये अर्धगोला है, तो अर्धगोला का जो नीचे वाला सरफेस होगा, बेस होगा, वो तो फ्लैट होगा, फ्लैट होगा। और इस फ्लैट सरफेस का जो एरिया होगा ये पाई आर स्क्वायर होगा, और इस वाले सरफेस का जो टोटल सरफेस एरिया होगा ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ देखा जाए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ देखा जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर ये और पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को अब लेने हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो अभी तो मैंने आप लोगों को कुछ 3D ज्योमेट्री के आयतन और संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बताया। अब हम लोग घन घनाभ के कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको एक इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, आसान क्वेश्चन शुरू करते हैं, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो संपूर्ण पृष्ठ अर्थात एरिया, उसका जो मात्रक होता है मीटर, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर होता है। आयतन का मात्रक क्या होता है? घन सेंटीमीटर या घन मीटर, ठीक है। तो ये आपको देखो सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है संपूर्ण पृष्ठ। देखो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका सूत्र क्या होता है? 6a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 216। तो यहाँ से ये इसको काटोगे कितनी बार में? 36 बार में कटेगा, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 36। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? √36। तो इसका रूट निकालोगे +-6 आएगा, लेकिन माइनस आप लोग नहीं साइड ले रहे हो, तो ये +6 सेंटीमीटर। तो जो घन की भुजा आ गई, घन की भुजा आ गई, वो कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? तो
तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब होता है तो 6 क्यूब दैट इज 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये घन का आयतन आ जाएगा। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ भी 216 और आयतन भी 216। ठीक है, लेकिन आपका ये आंसर एकदम 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि एक तीन घन है और तीनों घन की भुजाएं दी गई हैं। अब कह रहा है उन तीनों घनों को ना पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो जो नया घन बनाया जा रहा है उस घन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन घन जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। क्या होगा नए घन का संपूर्ण पृष्ठ? तो देखो तीन घनों को अगर आप पिघला कर बना रहे हो तो जो नया वाला घन बनेगा, जो नए वाले घन का आयतन होगा, नए घन का आयतन, क्योंकि भाई मटेरियल या जो आपका मैटर है वो तो मतलब न बढ़ रहा है न घट रहा है। तो जो नए घन का आयतन होगा वह तीनों घनों के आयतनों का योग होगा। तीनों घनों के आयतनों का योग उसके बराबर होगा। ठीक है, तो नए घन का जो आयतन होगा, आयतन ए क्यूब मान लेते हैं। अगर नए घन की जो एक भुजा है वो ए है तो ए क्यूब हो जाएगा। और तीनों घनों का आयतनों का योग, तो पहला घन 6 सेंटीमीटर का है तो 6 क्यूब पहले का आयतन आ गया, 8 क्यूब दूसरे का आयतन आ गया, ए क्यूब तीसरे का आयतन आ गया। तो 6 क्यूब 216, 8 क्यूब 512, 8 क्यूब कितना हो जाएगा 512 और 1 क्यूब 1, तो ये टोटल जोड़ोगे आ जाएगा 729। ये कितना आ रहा है 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्यूब बराबर इतना है, तो ए आपका कितना आ गया 729 का घनमूल कितना होता है 9 सेंटीमीटर। तो जो नए घन की भुजा आ गई वो कितनी आ गई, नए घन की जो भुजा, नए घन की भुजा कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकाल सकते, संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता। कितना होता है 6a², तो 6 मल्टीप्लाइड बाई a², ए कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर 81, 9 9 81, 6 एका 6, 6 8 के 48, 40। ठीक, तो ये हो गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नए घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ये नए घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ये आपके नए घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि एक घनाकार टंकी है। ठीक है, एक घनाभ के आकार की टंकी है और उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है। कह रहा है कि अगर इसमें 7200 लीटर पानी डाल दिया जाए तो जो टंकी की सतह में कितनी ऊंचाई तक पानी भर जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए मैं पहले क्वेश्चन को लिखूंगा और फिर सॉल्व कराऊंगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक घनाभ आकार की टंकी की लंबाई दिया है आपका 3 मीटर तथा चौड़ाई दिया है आपका 1.2 मीटर है। इसमें 7200 लीटर पानी डालने पर पानी की सतह कितनी उठेगी, पानी की सतह कितनी उठेगी, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये घनाभ के आकार का कोई एक टंकी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से घनाभ के आकार की कोई टंकी है, इस तरीके से घनाभ के आकार की कोई टंकी है।
ठीक है, ये टंकी है। अब कह रहा है कि टंकी की लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 1.2 मीटर है। अगर इसमें 7200 लीटर पानी डाला गया, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से यहाँ तक पानी भर दिया गया, और ये पानी जो टोटल भरा गया है, भरे गए पानी जितना आयतन भरा गया ये 7200 लीटर है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि ये पानी की ऊंचाई कितनी उठेगी, मान लो h ऊंचाई तक उठेगी, ठीक है। तो ये जो अगर आपका पानी से भरा एक घनाभ नहीं बन रहा है, इस घनाभ का आयतन ये पानी के आयतन के बराबर होगा कि नहीं, हाँ। तो देखो इस घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1.2 गुणे इसकी ऊंचाई h, ठीक है। पानी से बना घनाभ का आयतन ही हो गया, और पानी का आयतन कितना है 7200 लीटर, 7200 लीटर। देखिए 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, या 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखो वैल्यूज मीटर में दी गई हैं, और आपको मीटर में अगर निकालना है तो इसको आप 10⁻³ से गुणा कर लोगे तो ये मीटर क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। तो h की वैल्यू देखो निकालनी है आपको, ये देखो 10⁻³ है तो ये हो जाएगा 7.2 बचेगा, ठीक है। ये बटे में चले जाएंगे 3 गुणे 1.2, ठीक है, या 3 बारतियाँ 36, इसमें 3.6 हो जाएगा ना, बारतियाँ 36, तो ये इससे कटेगा 2 बार में, तो 2 मीटर ऊंचाई तक ये पानी उठेगा, 2 मीटर ऊंचाई तक ये पानी उठेगी, टंकी में पानी 2 मीटर ऊंचाई तक उठेगी, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा, ठीक है।